Dear model stars, today you will write question and answer of chapter 14. Chapter name is Organs of the Indian Government. Okay, so student, take your history civics book and open chapter 14 and open page number 146. Okay, so student, take your history civics book and open chapter 14 and page number 100. Write brief question and answer of this chapter. Okay, so student, take your copy and start writing question number 4.1. Question is name three organs. Question number 1 is name three organs of the government of India. इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट के जो थ्री ऑर्गन्स हैं उनका नेम आपको लिखना है. नेम द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, आंसर इज द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर legislature, executive and judiciary. Okay, listen again. The three organs of the government of India are legislature, executive and judiciary. Okay, number 2, question number 2, how is the president elected? It means प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे उनका चुनाव होता है, कैसे कोई भी इंडियन जो पर्सन है, इंडियन है, वो कैसे एक प्रेसिडेंट बन सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है. सो क्वेश्चन इज हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो आंसर नंबर 2 इज the president of India is elected indirectly. Last day I told you direct election and indirect election. और मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ इलेक्शन जिसमें पीपल जो है, पब्लिक है, इंडियन पब्लिक जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. और जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स बाय द पीपल, बाय द पब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिक ऑफ इंडिया के थ्रू जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स जिस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. सो लिसन अगेन एंड राइट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the members of parliament and the members of legislative assemblies of the states. It means इलेक्शन होता है, मतदान होता है. ओके, और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा. इट मीन्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट and the members of legislative assemblies of the states. Full stop. Okay, next question of this chapter, question number 3. State 3 functions of the vice president. Vice president के 3 functions कौन है, जो 3 वर्क होता है वो कौन से? तो आपको कोई 3 वर्क्स लिखना है वाइस प्रेसिडेंट के. State 3 functions of the vice president. So write down answer of this question. Question number 3. So you will write only point about this question. Question number 3 and answer number 3. Point number 1 is he, she. He, she. It means आप कहते हैं she भी लिखा है, he भी लिखा है. तो he, she मतलब it means मेल फीमेल में से कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है. तो क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. ओके, इसलिए ही शी यूज होता है. ओके, ही शी रेगुलेट्स, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. ओके, ही शी रेगुलेट्स, डिबेट्स जो डिबेट होता है, प्रोसीडिंग्स
जो प्रोसीडिंग होती है ऑफ द हाउस, हाउस मीन्स राज्यसभा, राज्यसभा की जो मीटिंग होती, प्रिसाइडिंग मीटिंग होती है, उसको रेगुलेट्स करते हैं। ओके, ही शी रेगुलेट्स डिबेट्स, जो भी डिबेट वगैरह होती है, रेगुलेट्स डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। नंबर he she decides, he she decides the admissibility admissibility of resolutions and questions in the house in case of grave disorder. He she decides the admissibility of resolutions and questions in the house in case of grave disorder. Okay, next, number third, he she various committees, यानी बहुत सारी कमेटी को ये हेड करते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स देयर वर्किंग, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट भी करते हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक था आपका ही शी रेगुलेट्स डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। सेकेंड, ही शी डिसाइड्स एडमिसिबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशंस एंड क्वेश्चंस इन द केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर। ग्रेव डिसऑर्डर के टाइम पर जो भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ओके, उनको डिसाइड करना, ओके, रेजोल्यूशन के असेंबलिटीज को डिसाइड करना, ये वर्क जो है वाइस प्रेसिडेंट को का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी टू क्वालिफिकेशंस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गिव एनी टू क्वालिफिकेशंस, गिव एनी टू क्वालिफिकेशंस ऑफ अ जज, जज की कोई दो क्वालिफिकेशंस बतानी है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज की। सो लिसन अगेन क्वेश्चन, गिव एनी टू क्वालिफिकेशंस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, गुड। फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी? यू विल राइट ओनली पॉइंट्स अबाउट आंसर नंबर 4, अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। सो आंसर इज पॉइंट नंबर 1, मस्ट बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर उनको अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंट होंगे। तो फर्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन में आता है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, और वो कम से कम 5 सालों तक, 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो एज अ जज इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक जज के रूप में 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो, और मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट, या फिर क्या होना चाहिए, उन्होंने एज ए एडवोकेट, एक वकील के रूप में हाई कोर्ट में फॉर एटलीस्ट 10 years, कम से कम 10 साल, 10 साल उन्होंने प्रैक्टिस की हो, 10 साल जो है उनके 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट। या तो 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, या फिर 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द रिट्स? रिट होता है, व्हाट आर रिट्स? रिट्स क्या है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर नंबर 5, yes, start writing. Writs are written commands. Writs जो है वो written लिखे हुए commands हैं। Writs are written commands issued by a court, जो कि किसके थ्रू लिखे जाते हैं? कोर्ट के थ्रू। by a court और other legal authority, और जो भी legal authority है, to act or abstain from doing illegal acts,
full stop, the Supreme Court and High Courts have the power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights. Okay, students, listen again and write about question number 5. So answer is, writs are written commands issued by a court or other legal authority to act or abstain from doing illegal acts. Okay, जो भी illegal work होते हैं उनके लिए जो है ये रिट्स लिखी जाती हैं. ओके, रिट्स आर रिटन कमांड्स इशूड बाय अ कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी टू एक्ट और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग इलीगल एक्ट्स. फुल स्टॉप, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर. और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स, रिट्स को इशू करने का, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, यानी कि सब लोग अपने राइट्स का सबको उनके राइट्स, उनके अधिकार मिलने चाहिए. इसके लिए ये इनको इन राइट्स को इशू करने का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Yes, question number 5 in detail. So question number 1 is explain the composition of Lok Sabha. Okay, students, लेजिस्लेचर के 3 पार्ट्स हैं. लेजिस्लेचर में 3 मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो दिस इज अबाउट लोकसभा. एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा. लोकसभा कैसे बनती है. ओके, लोकसभा को आप संसद भी कहते हैं. ओके, पार्लियामेंट को आप संसद कहते हैं. संसद के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. सो दिस इज अबाउट लोकसभा की लोकसभा बनती कैसे है, कैसे उसका निर्माण होता है, किस तरह से उसको ओके कंपोजिट किया जाता है. ओके, सो आंसर नंबर 5. So you will write only points about this question. Okay, number 1, the maximum strength of the Lok Sabha is 552. It means Lok Sabha की maximum strength कितनी है, 552. So you will write the maximum strength of the Lok Sabha is 552. And number 2, point number 2, up to 530 members. Up to 530 members can be represented from the states and not more than 20 members shall represent the union territories. यानी कि 530 मेंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं स्टेट से, जो भी स्टेट हैं, ओके, राज्य हैं. उसके बाद जो 20 मेंबर्स, मोर देन, नॉट मोर देन, यानी कि 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. तो आपके यहाँ पर जो है, जो भी यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो नॉट मोर देन 20 मेंबर्स शैल रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी. इट मीन्स 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होंगे जो कि यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और स्टेट से 530 मेंबर्स होने चाहिए. ओके, नंबर 3, 2 members of the Anglo-Indian community may be nominated by the president. ओके, यानी 530 तो हो गए, उसके बाद 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. फिर 2 मेंबर हैं जो कि जिनको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं, टू द लोकसभा if he feels that this community is not adequately represented in the house. Full stop. Next, seats are also reserved for scheduled caste and the scheduled tribes in the Lok Sabha. Listen again. Point number 4,
Seats are also reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes in the लोक सभा. ओके, यानी कि कुछ सीट जो हैं वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व होती हैं. ओके, so this is answer number 1 of detail. So student, note down question number 2 of detail. Question is, what are the emergency powers of the president? प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स क्या क्या हैं? ओके, व्हाट आर द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 2. Okay, answer number 2. The President of India is the head of the state. Full stop. An emergency is a sudden or unforeseen situation. Unforeseen. Yes, unforeseen situation demanding immediate action. Full stop. The president cannot declare an emergency without the approval of the parliament. Okay, so you will write from she he. तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के क्या क्या हैं. सो सिर्फ आप इमरजेंसी पावर के बारे में लिखेंगे. यू विल राइट he she can proclaim emergency on various grounds. Number 1, national emergency. Okay, so इसमें सिर्फ इमरजेंसी के बारे में पूछा गया. So you will write point number 1, national emergency. ओके, यानी कि प्रेसिडेंट की नेशनल इमरजेंसी क्या है, कौन कौन सी वो इमरजेंसी है जो प्रेसिडेंट के अंडर कंट्रोल में वर्क. इट मींस प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर क्या है, कहाँ पर वो इमरजेंसी को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी. ओके, a situation is called a national emergency when the security of the country is threatened by external aggression or armed rebellion. Okay, external aggression कोई भी बाहरी एग्रेशन जो है स्टार्ट होता है तो नेशनल इमरजेंसी को स्टार्ट किया जाता है, या तो फिर आर्म्ड रिवेलियन. ओके, शस्त्रों के थ्रू जो विद्रोह, शस्त्र के साथ जो विद्रोह स्टार्ट होगा उस टाइम पर भी नेशनल इमरजेंसी को जो है एप्लीकेबल किया जा सकता है. उसको वो अलाउ करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट. सो लिसन अगेन एंड राइट. अ सिचुएशन इज कॉल्ड अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जब भारत की सुरक्षा या देश की सुरक्षा जो है इस थ्रेटेंड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इफेक्टेड होती है या आर्म्ड रिवेलियन की वजह से इफेक्टेड होती है, उस समय नेशनल इमरजेंसी को स्टार्ट किया जाता है. नेक्स्ट, इमरजेंसी इन स्टेट. इमरजेंसी इन स्टेट इट मीन्स राज्यों में इमरजेंसी को स्टार्ट करना. द प्रेसिडेंट्स rule is imposed in a state if the administrative machinery of the state breaks down. President's rule is imposed in a state, और ये स्टेट में कब स्टार्ट की जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है, शासन वर्क नहीं कर रहा है या जो है वो बीच में ब्रेक हो गया है, स्टॉप हो गया है, सरकार जो है डिसॉल्व हो गई है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है, देन इमरजेंसी इन स्टेट स्टार्ट होता है, स्टार्टेड बाई प्रेसिडेंट. सो लिसन अगेन. नंबर 2, इमरजेंसी इन स्टेट. द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड in a state if the administrative machinery of the state breaks down. Number 3, financial emergency. Financial emergency क्या है? So note down financial emergency.
if the financial stability of the country is threatened, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। अगर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भारत की या कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, थ्रेटेंड होती है, तो उस समय प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री। ओके स्टूडेंट, लिसन अगेन एंड राइट फाइनेंशियल इमरजेंसी if the financial stability of the country is threatened, financial emergency is declared. Okay students, so your all brief question and 2 detailed questions have been completed. So student, it's enough for today class, and rest questions and answer you will write next day, it means tomorrow. So student, take care yourself.